नमस्ते दोस्तों, वापस आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग रोज मेरा वीडियो देखने के लिए वेट करते हैं, लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। यह कहानी है तमिलनाडु के चेन्नई शहर के पेरम्बूर इलाके की, जहाँ एक शादीशुदा जिंदगी के पीछे छिपा हुआ एक ऐसा राज था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 12 फरवरी 2026 की सुबह पेरम्बूर के एक सुनसान नाले के किनारे कुछ सफाई कर्मचारी अपने रोज के काम पर निकले थे, लेकिन उस दिन उनकी सुबह हमेशा जैसी नहीं थी। नाले के किनारे झाड़ियों में कुछ अजीब सा पड़ा नजर आया। एक काले रंग का बड़ा सूटकेस जिससे तेज बदबू आ रही थी। शुरुआत में एक कर्मचारी ने सोचा कि शायद कोई कचरा फेंक गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस को हिलाया, उसे अंदाजा हो गया कि अंदर कुछ बहुत भारी और अजीब है। उसने तुरंत बाकी साथियों को बुलाया और किसी ने हिम्मत करके पुलिस को फोन घुमा दिया। कुछ ही देर में पेरम्बूर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया और आम लोगों को वहां से दूर रखा गया। जब सावधानी से सूटकेस की जिप खोली गई, तो वहां मौजूद हर पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूटकेस के अंदर प्लास्टिक की मोटी शीट में लिपटा हुआ एक इंसानी धड़ था। न सिर, ना हाथ, ना पैर, सिर्फ धड़, और वो भी बुरी तरह सड़ी हुई हालत में। यह साफ था कि यह कोई आम मौत नहीं थी। यह एक सुनियोजित हत्या थी जिसमें लाश को हिस्सों में काटकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। खबर फैलते ही पूरे पेरम्बूर में हड़कंप मच गया। लोग जमा होने लगे, अफवाहें उड़ने लगी, लेकिन पुलिस के लिए असली चुनौती अभी शुरू ही हुई थी। सबसे पहला और सबसे मुश्किल सवाल यही था, आखिर यह धड़ किसका है? पहचान के लिए न कोई चेहरा था, न कोई उंगलियों के निशान। फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने सूटकेस, प्लास्टिक शीट और आसपास की मिट्टी से हर मुमकिन सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। खून के धब्बे, कपड़ों के रेशे और कुछ बाल भी सैंपल के तौर पर लिए गए। हर एक चीज लैब भेजी गई, क्योंकि पुलिस जानती थी कि इस केस को सुलझाने की कुंजी शायद किसी बहुत छोटी सी चीज में छिपी हो। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि मौत करीब 4 से 5 दिन पहले हुई थी और शरीर को किसी नुकीले औजार से बड़ी सफाई से काटा गया था। शायद किसी ऐसे शख्स ने जिसे शरीर की बनावट की थोड़ी बहुत जानकारी हो। यह बात पुलिस के लिए एक अहम सुराग बन गई। इसी बीच पुलिस ने आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगालना शुरू किया, लेकिन कोई मेल नहीं मिला। तब जांच टीम ने स्टेशन और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे तलाशने शुरू किए, यह सोचकर कि जिसने भी यह सूटकेस फेंका होगा वो किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार एक फुटेज हाथ लगी। रात करीब 11:30 बजे एक बाइक नाले के पास आकर रुकती दिखी। बाइक पर 2 लोग सवार थे, एक आदमी और एक औरत। दोनों ने मिलकर बाइक से एक भारी सूटकेस उतारा, उसे झाड़ियों की तरफ घसीटा और कुछ ही मिनटों में वापस बाइक पर बैठकर निकल गए। फुटेज धुंधली थी, चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाइक की नंबर प्लेट का कुछ हिस्सा दिख रहा था। पुलिस ने उस नंबर प्लेट के आधार पर आरटीओ रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। इसी दौरान एक और अहम सुराग हाथ लगा। जिस प्लास्टिक शीट में धड़ लपेटा गया था, उस पर एक छोटी सी प्रिंटेड मार्किंग थी, जो किसी लोकल हार्डवेयर शॉप की पैकेजिंग जैसी लग रही थी। पुलिस टीम ने आसपास के हार्डवेयर और पैकेजिंग दुकानों की तलाशी शुरू की। तनापेट इलाके की एक दुकान में जाकर जब पुलिस ने वो मार्किंग दिखाई, तो दुकानदार ने पहचान लिया कि यह शीट उसी की दुकान से बेची गई थी। दुकान के रजिस्टर में हाल ही की एक खरीद का रिकॉर्ड मिला, जिसमें एक मोबाइल नंबर भी दर्ज था। पुलिस ने बिना देरी किए उस नंबर की जांच शुरू की। पता चला कि वो नंबर एक शख्स के नाम रजिस्टर्ड था, जिसका नाम था फारूक हुसैन। फारूक पेरम्बूर के पास ही रहता था। जब पुलिस ने उसके बारे में पड़ताल की, तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों से उसका मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा था। उसके घर पर पूछताछ की गई, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि फारूक पिछले 4-5 दिनों से नजर नहीं आया और ना ही उसकी पत्नी सलमा दिखी। अब पुलिस का शक धीरे धीरे साफ होने लगा था। सलमा और फारूक दोनों अचानक गायब थे।
ठीक उसी वक्त जब ये हत्या हुई थी। पुलिस ने फारूक और सलमा दोनों के मोबाइल टावर लोकेशन निकलवाए। पता चला कि हत्या वाली रात दोनों के फोन एक ही इलाके में एक्टिव थे, ठीक उसी जगह के आसपास जहां सूटकेस बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने फारूक के परिवार और दोस्तों से बात की। तभी एक रिश्तेदार ने बताया कि फारूक और सलमा की शादी को करीब 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सलमा का किसी और शख्स से भी मेलजोल था, जिसका नाम था इरफान, जो सलमा के ऑफिस में ही काम करता था। यह जानकारी मिलते ही जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने इरफान के बारे में पता लगाना शुरू किया। पता चला कि इरफान भी पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर था और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। अब 3 नाम पुलिस के सामने थे, फारूक, सलमा और इरफान। लेकिन असली सवाल यही था कि इनमें से कौन जिंदा है, कौन मरा है और आखिर हुआ क्या था। पुलिस ने इरफान के घर वालों से बाइक की जानकारी ली तो पता चला कि जिस बाइक की नंबर प्लेट सीसीटीवी में दिखी थी वो इरफान के नाम रजिस्टर्ड थी। अब शक की सुई पूरी तरह इरफान और सलमा की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस ने दोनों के फोन की लोकेशन हिस्ट्री से ऐसा किराए का घर ढूंढ निकाला जो पेरम्बूर से कुछ ही किलोमीटर दूर था। 15 फरवरी की सुबह पुलिस टीम ने उस घर पर छापा मारा। घर के अंदर सलमा और इरफान दोनों मौजूद मिले। शुरुआत में दोनों ने घबराहट में खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की। सलमा ने रोते हुए कहा कि उसका पति फारूक किसी काम से बाहर गया है और उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने बाइक की सीसीटीवी फुटेज, हार्डवेयर दुकान का रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन डेटा उसके सामने रखा तो सलमा का हौसला टूटने लगा। वहीं इरफान भी पुलिस के लगातार सवालों के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आखिरकार दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। पूछताछ में सलमा ने बताया कि उसकी शादी फारूक से घर वालों की मर्जी से हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फारूक का शक करने वाला और गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर सलमा से झगड़ता, कई बार हाथ भी उठाता। इसी दौरान सलमा की मुलाकात इरफान से हुई, जो उसी ऑफिस में काम करता था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सलमा ने बताया कि इरफान के साथ वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन फारूक कभी तलाक देने को राजी नहीं होता, बल्कि हर बार धमकी देता कि अगर उसने घर छोड़ा तो वो उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। इसी डर और गुस्से में दोनों ने मिलकर फारूक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। सलमा के मुताबिक हत्या वाली रात उसने फारूक के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। खाना खाने के कुछ देर बाद फारूक गहरी नींद में चला गया। जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि वो पूरी तरह बेसुध है, इरफान वहां पहुंचा और दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद असली मुश्किल शुरू हुई, शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। दोनों जानते थे कि अगर पूरी बॉडी एक साथ मिली तो पहचान होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने शव के टुकड़े करने का फैसला किया। धड़ को सूटकेस में भरकर पेरम्बूर के नाले में फेंका गया, जबकि सिर और बाकी अंगों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई के आगे उनकी यह योजना पूरी नहीं हो पाई। कबूलनामे के बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। स्थानीय नहरों और खाली प्लॉटों में तलाशी ली गई। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद एक सूखे कुएं से सिर और शरीर के बाकी हिस्से बरामद कर लिए गए, जिन्हें एक बोरे में छिपाकर रखा गया था। फॉरेंसिक जांच में डीएनए सैंपल का मिलान किया गया और आखिरकार यह पुष्टि हो गई कि बरामद अवशेष फारूक हुसैन के ही थे। अब पुलिस के पास कबूलनामा भी था और ठोस सबूत भी। सलमा और इरफान के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह केस एक बार फिर यह साबित करता है कि चाहे अपराधी कितनी भी सफाई से अपने जुर्म को छिपाने की कोशिश करे, एक बारीक सा सुराग भी पूरी सच्चाई सामने ला सकता है। एक छोटी सी प्लास्टिक शीट की मार्किंग, एक धुंधली सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन का एक टुकड़ा
इन्हीं छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर चेन्नई पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा दिया। इस मेहनत और लगन के लिए पुलिस टीम वाकई तारीफ की हकदार है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, यह हमें एक जरूरी सबक भी देती है। रिश्तों में जब भरोसा टूटता है, जब बातचीत की जगह गुस्सा और नफरत ले लेती है, तो हालात कितने खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। यह केस इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर वक्त रहते सही मदद ली जाए, अगर घरेलू हिंसा या जहरीले रिश्तों को लेकर आवाज उठाई जाए, तो शायद ऐसी कई घटनाओं को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग ऐसे मामलों के प्रति जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं ताकि हमें ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक लाने का हौसला मिलता रहे। बाकी दोस्तों, बी सेफ, बी केयरफुल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली सच्ची कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस केस के बारे में क्या लगता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तों में भरोसा और ईमानदारी बनाए रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।